गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपको सारे नोट्स, वीडियोस, बुक्स वगैरह मिल गई होंगी। बेसिकली थोड़ा सा मेरे बारे में बताता हूँ। मेरा नाम पुनीत है। एमबीए का क्लासेस लेता हूँ। 2006 से पढ़ा रहा हूँ। 20 इयर्स का मेरे को एक्सपीरियंस है। वीजू, पूर्णिमा, जेईसीआरसी, आर्या, आईएलएम, आईआरएम, आईपीएस बिजनेस स्कूल, सब में मैं जा रहा हूँ और एज अ गेस्ट फैकल्टी पढ़ा रहा हूँ। और इवनिंग में मेरा क्लासेस चलता है, ऑनलाइन ऑफलाइन रिकॉर्डेड, तीनों मोड पे क्लासेस चलता है। उसके अलावा एक टॉप कॉलेज है एमबीए का, आईएम अहमदाबाद, वहां मैं बच्चों को हर साल लेके जाता हूँ। मुंबई में एआई यूनिवर्सल, यहाँ पे गेस्ट पढ़ा रहा हूँ मैं। जेईसीआरसी में पढ़ा रहा हूँ, आर्या कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। इन कॉलेजेस में मैं पढ़ा रहा हूँ। देखिए, राइटर भी हूँ। 2008 से मैंने बुक्स वगैरह लिखना स्टार्ट कर दिया था। यूट्यूब पे सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर सब कुछ मिल जाएंगे। बस एक छोटा सा इंपॉर्टेंट डिस्कशन आप लोगों से करना था। एमबीए आप कहीं से भी करें, थोड़ा सा मेरे से आप डिस्कस करके अगर आप एमबीए ज्वाइन करते हैं तो आप थोड़ा सेफर मोड में रहेंगे। उसका रीजन बताता हूँ क्यों। क्योंकि मेरे को जो एक्सपीरियंस है ना 20 इयर्स का, एमबीए में प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, कॉलेजेस कैसे पढ़ाते हैं, क्या उनका प्लेसमेंट स्ट्रक्चर है, क्या इंटरनल एक्सटर्नल इन्फॉर्मेशन है, मेन चीज अंदर क्या चल रहा है उनके। क्योंकि मैं तो रेगुलर कॉलेजेस में जा रहा हूँ तो मेरे को पता है कौन से कॉलेज में क्या चल रहा है। तो आप मेरे से थोड़ा सा एडवाइस लेके अगर आप एडमिशन लेते हैं तो थोड़ा सा सेफर जोन में रहेंगे। बाकी आपके डिस्टेंस के ऑनलाइन के एडमिशन, मणिपाल हो गया, एमएटी हो गया, ज्ञान विहार हो गया, तो यहाँ भी आपको अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अगर एडमिशन लेते हैं तो प्लीज मेरे से कंसल्ट करना। हो सकता है कि मैं आपको एक बेस्ट कॉलेज बता पाऊं और एक सेफर जोन में लेके जा पाऊं। क्योंकि एडमिशन लेने के बाद बच्चों को लगता है कि यार गलत जगह चले गए। ओके, बेस्ट ऑफ लक। मेरा नंबर आपके पास है। साथ के साथ अगर आपको कोई और क्वेरी चाहिए तो मेरे को व्हाट्सअप करें या कॉल कर सकते हैं। ओके, बेस्ट ऑफ लक। कोई भी सामान, मान लीजिए एक नया फोन या कोई किताब, उसे आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उसकी बिल्ड क्वालिटी देख सकते हैं, उसकी फीचर्स को परख सकते हैं। लेकिन एक सर्विस का क्या? किसी शानदार होटल में रुकने का अनुभव, या किसी कैफे में मिली बेहतरीन कॉफी, या फिर किसी डॉक्टर की सलाह, इसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो सवाल ये उठता है कि कोई कंपनी अपनी सर्विस, जो दिखती भी नहीं, उसे मार्केट में बेचती कैसे है? ये ये जादू होता कैसे है? और ये वाकई एक जादू जैसा ही लगता है, लेकिन इसके पीछे एक बहुत सोची समझी रणनीति होती है, जिसे हम सर्विस मार्केटिंग स्ट्रेटजी कहते हैं। हमारे स्रोत के मुताबिक ये सिर्फ विज्ञापन देकर ग्राहक बुलाने का तरीका नहीं है। ये एक पूरी योजना है कि कैसे ग्राहकों को आकर्षित किया जाए, उन्हें एक ऐसा अनुभव दिया जाए कि वो खुश होकर जाएं और फिर बार बार वापस भी आएं। असल में एक वादा डिजाइन करने और फिर उस वादे को निभाने की कला है। अच्छा, मतलब ये सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट का काम नहीं है, बल्कि पूरी कंपनी का एक तरह से मिशन है। तो आज की हमारी बातचीत का मकसद यही है। हम इस सर्विस स्ट्रेटजी की पहेली के टुकड़ों को एक एक करके जोड़ेंगे, ग्राहक को समझने की जासूसी से लेकर उनके दिलो दिमाग में अपनी एक खास जगह बनाने और फिर एक ऐसा रिश्ता बनाने तक जो सालों साल चले। ठीक है, तो चलिए इस गहरी दुनिया में उतरते हैं। तो जाहिर है, हर रणनीति की तरह इसकी शुरुआत भी ग्राहक को समझने से ही होती है। सुनने में ये बहुत बेसिक लगता है कि नो योर कस्टमर, पर यह सिर्फ सर्वे फॉर्म भरवाने या फीडबैक लेने से तो कहीं ज्यादा होगा, है ना? इसका असली मतलब क्या है? हाँ, ये उससे बहुत गहरा है। सोचिए, आप एक जासूस हैं और आपका मिशन है ग्राहक के दिमाग में उतरना। इसमें 2 लेवल होते हैं। पहला, जो साफ साफ दिखता है ग्राहक क्या चाहता है। जैसे एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप का यूजर चाहता है कि खाना गर्म और समय पर आए। ये तो हुई सीधी सीधी उम्मीद। लेकिन दूसरा लेवल ज्यादा दिलचस्प है। उनकी छुपी हुई जरूरतें और परेशानियां क्या हैं। शायद उसी यूजर को ये भी चिंता है कि प्लास्टिक की पैकेजिंग ज्यादा इस्तेमाल ना हो, या डिलीवरी पार्टनर को सही पैसे मिल रहे हैं या नहीं। एक बेहतरीन रणनीति इन गहरी बातों को समझती है। अच्छा, तो एक बार हमने ये जासूसी कर ली और अपने ग्राहकों की पूरी कुंडली बना ली। इसके बाद हमारे स्रोत में सेगमेंटेशन या ग्राहकों को समूहों में बांटने की बात कही गई है। ये क्यों जरूरी है? क्या एक ही तरह की सर्विस सबको खुश नहीं कर सकती? एक ही साइज की शर्ट सबको फिट नहीं आ सकती है ना। सोचिए एक बैंक के बारे में। एक तरफ एक कॉलेज स्टूडेंट है जिसे 0 बैलेंस अकाउंट और मोबाइल बैंकिंग चाहिए। दूसरी तरफ एक छोटा व्यापारी है जिसे बिजनेस लोन, ओवरड्राफ्ट की सुविधा और शायद एक रिलेशनशिप मैनेजर चाहिए। और तीसरी तरफ एक सीनियर सिटीजन है जिन्हें ब्रांच में आसानी से मदद और फिक्स्ड डिपॉजिट पर अच्छा ब्याज चाहिए। तीनों की जरूरतें, उम्मीदें और पैसे खर्च करने की क्षमता बिल्कुल अलग है। सेगमेंटेशन हमें इन्हीं जैसे अलग अलग समूहों को पहचानने में मदद करता है। मतलब एक ही तीर से सारे निशाने नहीं लगा सकते।
आपको अलग अलग ग्राहकों के लिए अलग अलग तीर बनाने पड़ेंगे और यहीं से टारगेटिंग का कॉन्सेप्ट आता है। मतलब ये चुनना कि हमें किस ग्रुप पर निशाना साधना है। बिल्कुल। और टारगेटिंग का मतलब सिर्फ ये चुनना नहीं है कि कौन सबसे ज्यादा अमीर है। इसका मतलब है ये समझना कि हम किन ग्राहकों की जरूरतें सबसे अच्छे से पूरी कर सकते हैं। शायद एक नया छोटा सा कैफे उन लोगों को टारगेट करें जो ऑर्गेनिक कॉफी और शांत माहौल पसंद करते हैं, बजाय इसके कि वो स्टारबक्स से मुकाबला करने की कोशिश करें। ये अपने संसाधनों का सबसे सही इस्तेमाल करना है। लेकिन इसमें खतरा भी तो है। अगर हम सिर्फ एक ही छोटे से ग्रुप पर फोकस करें और कल को उनका टेस्ट बदल जाए या कोई नया कॉम्पिटिटर आ जाए, तो कंपनी तो मुश्किल में पड़ जाएगी। क्या ये सारे अंडे एक ही टोकरी में रखने जैसा नहीं है? यह बहुत अच्छा सवाल है और यही रणनीति का असली खेल है। स्मार्ट कंपनियां अक्सर एक पोर्टफोलियो अप्रोच अपनाती हैं। वो एक मुख्य टारगेट सेगमेंट चुनती हैं, लेकिन साथ ही एक या दो सेकेंडरी सेगमेंट्स पर भी नजर रखती हैं। इससे उनका रिस्क कम हो जाता है। लेकिन शुरुआत में, खासकर जब आप नए हैं, तो एक खास ग्रुप पर फोकस करना ही आपको भीड़ से अलग खड़ा करता है। हर किसी को खुश करने की कोशिश में अक्सर कोई भी खुश नहीं होता। ठीक है, तो हमने अपने ग्राहक चुन लिए, पर बाजार में तो हमारे जैसे और भी 10 लोग हैं। हम अपने चुने हुए ग्राहकों के दिमाग में ये कैसे बिठाएं कि हम ही उनके लिए बेस्ट है? यहीं से असली खेल शुरू होता है, पोजिशनिंग का। ये क्या भला है? पोजिशनिंग का मतलब है ग्राहकों के दिमाग में अपनी सर्विस के लिए एक साफ, अलग और आकर्षक जगह बनाना। ये अपनी एक पहचान बनाने जैसा है। उदाहरण के लिए, जब आप तेज डिलीवरी सोचते हैं तो शायद कोई खास ई-कॉमर्स साइट दिमाग में आती है। जब आप सस्ती फ्लाइट सोचते हैं तो कोई और एयरलाइन याद आती है। और जब आप लग्जरी अनुभव सोचते हैं तो किसी और होटल का नाम आता है। इन कंपनियों ने सालों लगाकर अपने ग्राहकों के दिमाग में ये जगह बनाई है। यही पोजिशनिंग है। और इस पोजीशनिंग को हकीकत में बदलने के लिए स्रोत में सर्विस मार्केटिंग के 7 P's का जिक्र है। हमने मार्केटिंग में 4 P's प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन के बारे में तो सुना है, पर सर्विस के लिए ये 3 एक्स्ट्रा P क्यों हैं? क्योंकि सर्विस कोई डिब्बे में बंद सामान नहीं है। इसे लोग बनाते हैं, एक प्रक्रिया के तहत देते हैं और इसका अनुभव अक्सर एक माहौल में होता है। इसीलिए पारंपरिक 4 P's अधूरे रह जाते हैं। पहले 4 तो वही हैं: प्रोडक्ट यानी आपकी मुख्य सर्विस, प्राइस यानी उसकी कीमत, प्लेस यानी वो कहाँ और कैसे मिलेगी, और प्रमोशन यानी आप उसके बारे में लोगों को कैसे बताएंगे। तो वो 3 जादुई P कौन से हैं जो सर्विस मार्केटिंग को खास बनाते हैं? 5वां P है पीपल यानी लोग। सर्विस में आपके कर्मचारी ही आपका प्रोडक्ट है। मुझे याद है, एक बार मैं एक कैफे में गया था जहां कॉफी तो ठीक थी, पर जिस तरह से बरिस्टा ने मुस्कुराकर मेरा नाम लेकर मुझे कॉफी दी, मेरा दिन बन गया। वो छोटा सा मानवीय स्पर्श ही उस सर्विस का असली प्रोडक्ट था। आपके फ्रंटलाइन कर्मचारी आपकी रणनीति को बना या बिगाड़ सकते हैं। ये बात तो 100% सही है। एक गुस्सैल रिसेप्शनिस्ट एक शानदार होटल का पूरा अनुभव खराब कर सकता है। 6वां P क्या है? 6वां P है प्रोसेस यानी प्रक्रिया। आपकी सर्विस ग्राहक तक पहुंचती कैसे है? क्या वेबसाइट पर अपॉइंटमेंट बुक करना आसान है? क्या बिलिंग का तरीका साफ सुथरा और पारदर्शी है? या फिर 10 फॉर्म भरने पड़ते हैं और 4 अलग अलग लोगों से बात करनी पड़ती है? एक जटिल या टूटी हुई प्रक्रिया ग्राहक को इतना थका देती है कि वो अच्छी सर्विस का मजा ही नहीं ले पाता। और 7वां और आखिरी P है फिजिकल एविडेंस यानी भौतिक साक्ष्य। भौतिक साक्ष्य? एक मिनट, लेकिन सर्विस तो अदृश्य होती है। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ, और इसमें जो आकर्षक बात है वो यही है, क्योंकि सर्विस को छुआ नहीं जा सकता, इसलिए हम इंसान उसकी क्वालिटी का अंदाजा उन ठोस संकेतों से लगाते हैं जो हमें अपने आसपास दिखाई देते हैं। आप किसी महंगे डॉक्टर के क्लिनिक में जाएं और वहां सोफे फटे हुए हों या दीवारें गंदी हों, आप उनकी डॉक्टरी पर शक करने लगेंगे, भले ही वो कितने भी काबिल क्यों ना हो। एक साफ सुथरा ऑफिस, स्टाफ की यूनिफॉर्म, एक प्रोफेशनल वेबसाइट, यहाँ तक कि आपके बिजनेस कार्ड की क्वालिटी, ये सब फिजिकल एविडेंस हैं जो ग्राहक को चुपचाप बताते हैं कि आप हम पर भरोसा कर सकते हैं। अरे वाह! तो ये 3 P, लोग, प्रक्रिया और भौतिक सबूत ही असल में सर्विस को वो शक्ल देते हैं जिसे ग्राहक महसूस करता है। बिल्कुल। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि पीपल, प्रोसेस और फिजिकल एविडेंस ही वो 3 चीजें हैं जो असल में आपकी सर्विस को कॉपी होने से बचाती हैं।
कोई भी आपकी सर्विस का आइडिया कॉपी कर सकता है, आपकी कीमत मैच कर सकता है, पर आपके लोगों का व्यवहार, आपका स्मूथ प्रोसेस और आपके माहौल का अनुभव कॉपी करना लगभग नामुमकिन है। यही आपका असली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? मान लीजिए हमने एक बेहतरीन रणनीति बना ली, 7 Ps को भी कागज पर उतार लिया, लेकिन जब ग्राहक असल में हमारी सर्विस का अनुभव करता है तब क्या होता है? यहां सर्विस क्वालिटी की बात आती है। और रणनीति का असली इम्तिहान यही होता है। सर्विस क्वालिटी का मतलब है वादे को निभाना। यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है जिसे सर्विस गैप कहते हैं। ये ग्राहक की उम्मीदों और उसे असल में मिली सर्विस के बीच का अंतर होता है। और ये सिर्फ एक गैप नहीं है, बल्कि गैप्स की एक पूरी चेन है। पहला गैप होता है मैनेजमेंट की समझ में, जो वो सोचते हैं कि ग्राहक चाहता है और जो ग्राहक असल में चाहता है उसके बीच का अंतर। दूसरा गैप होता है सर्विस डिजाइन में, और ऐसे कई गैप्स हो सकते हैं। एक अच्छी रणनीति का लक्ष्य इन सभी गैप्स को पहचानना और उन्हें भरना होता है। और ये सिर्फ एक बार अच्छी सर्विस देने के बारे में नहीं है, बल्कि ग्राहक के साथ एक मजबूत रिश्ता बनाने के बारे में भी है। ये तो भरोसे जैसा है जो बार बार सही काम करने से बनता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। स्रोत इसी को रिलेशनशिप मार्केटिंग कहता है। इसका लक्ष्य एक बार की बिक्री नहीं, बल्कि लाइफ टाइम कस्टमर बनाना है। जब ग्राहक को लगता है कि कोई कंपनी सिर्फ उसके पैसे नहीं, बल्कि उसकी परवाह करती है, तो वो वफादार बन जाता है। इसके लिए लॉयल्टी प्रोग्राम्स, पर्सनलाइज्ड कम्युनिकेशंस जैसी चीजें इस्तेमाल होती है। एक वफादार ग्राहक न सिर्फ बार बार लौटकर आता है, बल्कि वो आपका चलता फिरता विज्ञापन बन जाता है। इसमें एक और शब्द आता है, ग्राहक अनुभव का प्रबंधन, यानी कस्टमर एक्सपीरियंस मैनेजमेंट। ये सर्विस क्वालिटी से कैसे अलग है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए, सर्विस क्वालिटी एक फिल्म के एक खास सीन की तरह है, जैसे क्लाइमैक्स, जबकि कस्टमर एक्सपीरियंस पूरी फिल्म की तरह है। यह ग्राहक के पूरे सफर को देखता है, पहली बार आपका विज्ञापन देखने से लेकर आपकी वेबसाइट ब्राउज करने, सर्विस खरीदने, उसे इस्तेमाल करने और बाद में कस्टमर सपोर्ट से बात करने तक। हर एक टच पॉइंट पर उसका अनुभव कैसा रहा? क्या पूरा सफर आसान और सुखद था? सर्विस क्वालिटी उस सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, लेकिन कस्टमर एक्सपीरियंस पूरी कहानी है। अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिससे ज्यादातर कंपनियां भागती हैं, शिकायतें, कंप्लेंट्स। ये तो सिरदर्द लगती हैं, लेकिन हमारे स्रोत के मुताबिक ये रणनीति का एक अहम हिस्सा है। ये कैसे हो सकता है? ये सिरदर्द नहीं, ये फ्री कंसल्टिंग है। सोचिए, आपका एक ग्राहक आपको पैसे देकर ये बता रहा है कि आप अपने बिजनेस को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। ज्यादातर नाखुश ग्राहक शिकायत नहीं करते, वो बस चुपचाप आपको छोड़कर चले जाते हैं और आप कभी जान भी नहीं पाते कि गड़बड़ क्या हुई। जो शिकायत कर रहा है वो असल में आपको एक दूसरा मौका दे रहा है। मतलब शिकायत एक दूसरा मौका है उस रिश्ते को मजबूत करने का। बिल्कुल। और मार्केटिंग में एक बड़ा ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, सर्विस रिकवरी पैराडॉक्स। ये कहता है कि जिस ग्राहक की शिकायत को बहुत अच्छे से हैंडल किया जाता है, वो उस ग्राहक से भी ज्यादा वफादार बन जाता है जिसे कभी कोई समस्या हुई ही नहीं। वाह! हाँ, क्योंकि उस अनुभव से उसका कंपनी पर भरोसा और भी बढ़ जाता है कि मुश्किल में ये मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। इसलिए शिकायतों को हैंडल करने की एक मजबूत प्रक्रिया बनाना किसी भी सर्विस स्ट्रैटेजी का अभिन्न अंग है। तो आज की हमारी चर्चा का सार यही है, एक कामयाब सर्विस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी सिर्फ कुछ आकर्षक विज्ञापनों का कलेक्शन नहीं है। ये एक पूरा नजरिया है, एक जीवंत प्रक्रिया। ये ग्राहक की जासूसी करने से शुरू होती है, फिर 7 Ps के ढांचे में एक मजबूत पहचान बनाती है, लगातार अच्छी क्वालिटी और अनुभव से रिश्ते मजबूत करती है, और फिर शिकायतों और फीडबैक से सीखकर खुद को और बेहतर बनाती रहती है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सभी तत्व एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे किसी मशीन के पुर्जे। अगर आपकी प्रमोशन बहुत अच्छी है लेकिन आपके कर्मचारी अशिष्ट हैं, तो पूरी रणनीति फेल हो जाएगी। अगर आपका प्रोडक्ट बेहतरीन है लेकिन उसे पाने की प्रक्रिया बहुत जटिल है, तो ग्राहक निराश होकर लौट जाएगा। किसी एक के बिना पूरी इमारत कमजोर पड़ जाती है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो एक सर्विस स्ट्रैटेजी कोई पत्थर की लकीर नहीं है, यह एक जीवित दस्तावेज की तरह है जिसे ग्राहक की बदलती जरूरतों और बाजार के बदलते माहौल के साथ लगातार विकसित होना पड़ता है। ये एक बेहतरीन अंत है, और वाकई अगली बार जब हमें कहीं बेहतरीन सर्विस मिलेगी
तो हम उसके पीछे की इस पूरी गहरी सोच और मेहनत को शायद ज्यादा सराह पाएंगे। अब श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं जो सीधे हमारे स्रोत से जुड़ा है। सर्विस मार्केटिंग के 7 P's में से एक सबसे महत्वपूर्ण तत्व पीपल यानी लोग हैं। आज के इस दौर में जब ऑटोमेशन और एआई हमारी सेवाओं में तेजी से अपनी जगह बना रहे हैं, चाहे वो चैटबॉट हो या सेल्फ सर्विस कियोस्क, तो इस पीपल तत्व का भविष्य क्या है? क्या टेक्नोलॉजी के बढ़ने से एक मानवीय स्पर्श का महत्व और भी बढ़ जाएगा या फिर इसकी भूमिका धीरे धीरे कम हो जाएगी?